देखो भाई, क्लास 10th के लिए जो चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी मैथ का, मैथ्स हिंदी मीडियम में, चैप्टर का नाम है, क्या है नाम चैप्टर का? वास्तविक वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं इसका चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें आप कुछ चीजें सीखेंगे। जैसे एक बात ये समझो कि एक चीज होती है भाज्य संख्या। क्या होती है? भाज्य संख्या। या हम पहले समझते हैं क्या होता है अभाज्य संख्या। हम समझते हैं पहले क्या होता है अभाज्य संख्या। तो देखो, अभाज्य संख्या के बारे में इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। ठीक है, हम ये एक बात समझते हैं, हम साधारण शब्दों में अभाज्य संख्या उसको कहते हैं वह ऐसी संख्या जो केवल खुद से कटती हो या वन से कटती हो। वह संख्या जो या तो वन से कटती हो या खुद से कटती हो, है ना। जैसे आपके पास है दो, जो दो ऐसी संख्या है जो खुद से कटती है या वन से कटती है। तीन है आपके पास, तीन ऐसी संख्या है जो आपकी वन से भी कटती है और खुद से भी कटती है। इसके बाद है पांच, जो केवल वन से कटे या खुद से कटे, केवल वो। अगर हमने इसमें चार ले लिया तो चार दो से भी कट रही है, तो इसलिए वो अभाज्य संख्याओं में नहीं आएगी। अगर हमने छह ले लिया, छह, तो छह क्या हो जाएगी? ये दो से भी कटेगी, तीन से भी कटेगी। ये छह अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ, एक संख्या हो गई हमारी सात, सात हो गई हमारी अभाज्य संख्या। ठीक है ना। और हमारी हो गई तुम्हारी आठ, नौ, उसके बाद है 11, है ना। तो ये जो संख्याएं हैं ऐसी संख्याएं जो केवल वन से कटती है या खुद से कटती है, ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी, वह संख्या जो केवल खुद से या वन से, अब हम इसमें कटती है तो कह रहे हैं, लेकिन कटती है नहीं कहते हैं, हम कहते हैं विभाज्य है। मतलब उससे पूरे पूरा कट जाएगा, वो विभाज्य है ऐसा बोलते हैं, विभाज्य वर्ड बोलते हैं, विभाजित या विभाज्य वर्ड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात पूरे तरीके से सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्योंकि अगर मैं बात करूं वन की, जो मेरा एक है, एक भी एक से कट जाएगा और अपने आप से कट जाएगा। अगर मैं इस परिभाषा पर आऊं कि वह संख्या जो केवल खुद से या वन से कटती है, तो वह अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन समस्या आती है मेरी वन को लेकर के। वन एक ऐसी संख्या है, वन एक ऐसी संख्या है जो वन से कटती है और अपने आप से कटती है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब ये अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? थैंक यू। और इसका जो सही जवाब है वो ये है, हमारी जो सही परिभाषा है इसके अभाज्य संख्या की, वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो। हाँ, दो गुणनखंड हो, है ना, दो गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे आपका टू है, दो के कितने गुणनखंड हैं? एक और दो, एक से कटेगी और दो से कटेगी। आपका तीन है, एक से और तीन से। पांच है, एक से और पांच से, एक से और सात से, एक से और 11 से। जबकि जो वन होती है, वन वन केवल वन से कटती है, और हमारी अभाज्य गुणनखंड, हमारी अभाज्य संख्या होने के लिए उसमें केवल दो गुणनखंड होने चाहिए, और जबकि वन में केवल एक ही गुणनखंड है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। ये परिभाषा एक हद तक सही है, लेकिन ये परिभाषा बिल्कुल सही नहीं है। तो सही परिभाषा जो है आपकी ये है कि वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, ना दो से ज्यादा हो ना दो से कम हो, वो आपकी अभाज्य संख्या यानी ये प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, अब आप इसमें कुछ प्राइम नंबर लिख लेंगे, जैसे कि आपके, अच्छा एक बात और सुनो, जो दो है, दो वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, यानी कि दो आपका सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। अब मैं कुछ प्राइम नंबर के नाम लिखवा रहा हूँ, जैसे आपका दो है, तीन है, पांच है, सात है, 11 है, 13 है, 17 है।
19 है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। उसके बाद आपका 23 है, उसके बाद आपका 29 है, उसके बाद 31 है ना। ये आपकी सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 51 नहीं आएगा, 51 17 से कट जाएगा, 17 से 51 है ना। तो वो ऐसी संख्या जो केवल 1 से अपने आप से कटती है। तो हमारे पास है 53, 53 हुआ। हमारे पास हो गया 59, है ना, क्योंकि अगर तुम 57 कहोगे तो 57 जो है 19 के बारे में आ जाओ, 19 से 57, तो 57 नहीं है। और जो है आपके पास 61 है, और जो है आपके पास 67 है, और जो है 71 है, 73 है, 79 है, 83, 83 है ना, 83 है, और इसके बाद जो है 89 है, और उसके बाद 97 है। तो मैंने ये क्या करी है, ये संख्याएं 1 से लेकर के 100 के बीच की संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं हैं, मैंने वो संख्याएं लिखी हैं इसके अंदर जो 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या की परिभाषा याद रखेंगे कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो आपकी अभाज्य संख्या हो। और जब पेपर में सवाल में यह आएगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो मान लीजिए जैसे आपके पास एक सवाल है ये 162 और आपसे कहा गया कि इसके अभाज्य गुणनखंड करो, तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे 2 अट्ठे 16 2 एकम 2, बच्चे क्या करते हैं, देखा ही क्या सी क्या करा, 9 आ गया, मुझे ये तो 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 में क्या सी और 9 एकम 9, ऐसे करते हैं, अकलमंद बन जावे। और इस सवाल में कहता है खुद के अभाज्य गुणनखंड, और ये 9 जो है ये अभाज्य संख्याओं में तो नहीं है, तो इसको नहीं लेना है, ये 3 से कटेगा। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही हमारा पहला ये है, क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 का सवाल ये है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, उसके बाद ही तो कर पाओगे अभाज्य गुणनखंड। और ये तो आपको आता है, ये तो मैंने बता रखा है आपको किस तरीके से करते हैं इसे, है ना। तो आप ये बात नोट कर लो कि अभाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य गुणनखंड कैसे कैसे करने हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, इतनी बात जितनी बोर्ड पे लिखी हुई है इसको इतना नोट कर लो। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे करेंगे फिर। अब देखो इसके बाद जो इसमें अगला टॉपिक है वो है आपका भाज्य संख्या। आपने जाना कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। लेकिन भाज्य संख्या क्या हो, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वह संख्या जिसके जिसके तीन जिसके तीन या उससे अधिक, 3 या उससे अधिक, कम से कम तो 3 या उससे ज्यादा, अधिक उससे अधिक गुणनखंड होते हैं, अधिक गुणनखंड होते हैं होते हैं आपकी भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, संख्या कहलाती है, कहलाती है। ठीक है, अब समझने की बात यह है कि जैसे मैंने लिखा 6, सबसे पहले मैंने लिखा 4, 4 लिखा मैंने, 4 लिखा तो ये किस किस से कट रहा है, ये 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है। इसके कितने गुणनखंड है, 3 है। तो ऐसी संख्या जिसकी कम से कम तो 3 या उससे अधिक, उससे ज्यादा भी गुणनखंड हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, इस तरीके से। तो जैसे 6 है, 6 तो 6 के कितने गुणनखंड है, 1 2 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। ये जो संख्या है हमारी क्या संख्या है, ये भाज्य संख्या है। क्या संख्या है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे हमारा आया 8, 8 किस किस से कटेगा, 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। तो ये सभी सभी संख्याएं हमारी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। मान लो 9 है, 9 तो 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 9 से कट जाएगा। तो ये सभी इसके कम से कम 3 या उससे ज्यादा फैक्टर हैं, उससे ज्यादा गुणनखंड हैं, तो वो हमारी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब एक बात सुनिए, भाज्य संख्या समझ में आ गई, भाज्य संख्या क्या होती है। तो एक बात ये समझिएगा कि इसमें जो 4 है, 4 और वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, और क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद एक बात ये ध्यान रखिए कि भाज्य संख्याओं को
ये जो भाज्य संख्या है, देखो ये नियम है, ये आपका एक नियम है, ये आपका एक नियम है, और इस नियम का जो नाम है, इस नियम का नाम है आपका, मैं बता देता हूँ इस नियम का क्या नाम है। इसका जो नाम है आपका ये है कि इसको बोलते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की, मान लो पेपर में वैसे तो आता नहीं है, मैथ के पेपर में थ्योरी वाला पार्ट कम आता है, ज्यादातर सब न्यूमेरिकल वैल्यू सोल्व करने वाले आते हैं, लेकिन अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, क्या पता आपसे उसमें पूछ ले, भूविकल्प में पूछ ले। आधारभूत प्रमेय ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये इस बात को कहती है, ये प्रमेय, ये नियम इस बात को कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। देखो बात सुनो, अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक भाज्य संख्या है 144 है मान लो, है ना, ये आपके पास एक भाज्य संख्या है, वैसे भी देखते पहचान जाओ, लास्ट में 4 आ रहा है तो 2 से कट जाएगी, और जो 2 से कट जाएगी 1 के अलावा वो आपकी भाज्य संख्या है, 2 से कट जाए, 4 से कट जाए, किसी से भी कट जाए, है ना, 1 के और अपने अलावा किसी से भी कट जाए वो भाज्य संख्या होती है। तो आप इसके गुणनखंड करो, ठीक है, जो एक भाज्य संख्या है 144, 144 है क्या है, भाज्य संख्या, 2 से काट दो, 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर क्या हुआ, 2 दिया 6, 1 बचा 12, 2 सिक्का 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 निम 18, और फिर 3 तिया 9, और 3 एकम 3। तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि ये जो आपकी अभाज्य संख्या है 144, सॉरी अभाज्य नहीं, ये है आपकी एक भाज्य संख्या, और ये क्या किया आपने इसके, ये आपने इसके अभाज्य गुणनखंड किए, ये अभाज्य संख्या है ना, दो, दो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, और 3 कैसी संख्या है, ये भी अभाज्य है। तो यहाँ पर 2 जो है आपका 1 2 3 4 4 बार है, तो 2 की घात हुआ 4, है ना, 2 की घात 4, और आप लगा दो गुणा का निशान, और यहाँ पर लिख दो आप 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 3 की घात 2, तो आप जी बताओ, यह 3 की घात 2, 2 4 बार है तो 2 की घात 4 लिख दिया, और 3 2 बार है तो 3 की घात 2 लिख दिया हमने। और ये जो हमारी भाज्य संख्या थी, इसको हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, गुणा के रूप में हमने इसको लिख दिया है। तो ये जो है हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। आपका पेपर में सवाल क्या आएगा, आपका पेपर में सवाल यह आएगा कि जैसे आपको एक नंबर दिया जाए 156, और आपसे कहा गया कि अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल रूप है, इस तरीके से सवाल पेपर में आएगा, और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में 156 का, 140 का, ठीक है, समझ गए बात आप, किस तरीके से करना है इसे। तो ये भाज्य संख्या नोट करेंगे आप, और जो है इसको नोट कर लेंगे, और आप अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को भी नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट करिए। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, चलो देखो आगे, इसमें एक बात सुनो, अगर किसी संख्या के आखिर में 0 लाना है, जैसे ये तुम्हारा 50 है, अगर ये 50 है और इसके आखिर में 0 आ रहा है, ये 0 पर खत्म हो रही है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जैसे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और आपका जो है 5 पंजे 25, और 5 एकम 5, ठीक है, जैसे आपका 30 है, 30, तो 30 के आपने गुणनखंड करे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और 3 से कर दोगे 3 पंजे 15, और 5 एकम 5। किसी भी संख्या के 0 पर खत्म होने के लिए जब आप उसके अभाज्य गुणनखंड करते हो, तो उसमें 2 गुणा 5 तुम्हें जरूर देखने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ पर ये 30 के करे तुमने 2 गुणा 3 गुणा 5, तो तुम्हें भी इसमें भी तुम्हें 2 और गुणा 5 ये देखने के लिए जरूर मिलेगा।
किसी भी संख्या के अंक 0 पर खत्म होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 अवश्य होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखें कि 2 गुणा 5 जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास जो उदाहरण नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो ये है। एग्जाम्पल नंबर 1 डालेंगे और नोट करेंगे। एग्जाम्पल 1 डालो, एग्जाम्पल नंबर 1 और नोट करो। क्या नोट करना है? एग्जाम्पल 1 डालना है और ये नोट करना है कि संख्याओं 4 की घात n, 4 की घात n पर विचार कीजिए, पर विचार कीजिए, 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n जी, ये है EXP। EXP का मतलब हो उदाहरण, एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म में हमने EXP लिख रखा है। ठीक है, 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है, जहां n एक प्राकृत संख्या है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है, क्या n का कोई ऐसा मान है, क्या n का कोई ऐसा मान है, ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n, 4 की घात n अंक शून्य यानी कि 0 पर समाप्त होता है, पर समाप्त होता है। ठीक है, अब जरा एक बात यहां सुनो, देखो पहले समझ लेंगे उसके बाद नोट कर लेंगे। देखिएगा, देखो पहले समझो। मैंने अभी आपको एक बात बताई कि किसी भी संख्या के अंक 0 पर समाप्त होने के लिए क्या कह रहा है सवाल में कि संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए। ये आपको एक संख्या दे दिया आपको 4 की घात n, और n दे दिया आपको एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होती है गिनती वाली संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। गिनती कहां तक कर सकते हो? चलती रहेंगी गिनती तो अनंत तक अनगिनत संख्याएं जो होती हैं वो सभी आपकी प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बता रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको देख लेना। क्या आगे पूछ रहा, क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर यानी कि 0 पर समाप्त होता है? यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब 4 की घात n अंक शून्य पर, इसके लास्ट में 0 आना चाहिए। मतलब जैसे ये है, जैसे 4 की घात 1 है तो n का मतलब 1 2 3 4 कर सकते हो तुम। तो 4 की घात 1 है 4 हो गया, 4 की घात 2 कितना हो गया 16, 4 चौक 16, 4 की घात 3, 4 का क्यूब कितना हो गया 64। ऐसा होता है। तो ऐसा क्या ऐसा भी संभव है कि ये अंक 0 पर समाप्त होता हो, इसके लास्ट में अंक यहाँ पर लास्ट में क्या आता हो 0 आता हो? क्या ऐसा, ये ऐसे पूछ रहा है कि ऐसा संभव है? तो देखो ये हम ये बात जानते हैं कि 4 की घात n बराबर, तो तुम 4 के गुणनखंड करो, 4 के गुणनखंड करे तुमने, कितना आया 2 दूनी 4 और देगा 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 गुणा 2 की घात n। अब एक बात समझो, किसी भी मैंने अभी बताया तुम्हें, किसी भी संख्या के अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए? उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 अवश्य होना चाहिए। बताया था ना ये बात अभी, जैसे 30 का बताया था, 50 का बताया था, है ना? अवश्य वो लास्ट में 0 आ रहा था उनके, तो वहां 2 गुणा 5 था, अवश्य होना चाहिए। परंतु क्या बात दिखाई दे रही है हमें कि 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 नहीं है। कहाँ है बताओ? 2 गुणा 5 थोड़ी है, क्या है 2 गुणा 2 है, क्या होना चाहिए 2 गुणा 5 होना चाहिए, लेकिन 2 गुणा 5 नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं
कि 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होता, नहीं हो सकता भाई। किसी भी संख्या के अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उसके भाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 होना चाहिए, लेकिन जब मैंने 4 के गुणनखंड करे तो इसमें है 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 है, जिसकी वजह से ये अंक 0 पर समाप्त नहीं हो रहा। और ये इसी बात को पूछ रहा था, क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है? तो नहीं होता। हमने बात का जवाब दिया, ठीक है। तो आप इतनी बात को नोट कर लेंगे, यहाँ से ये इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, ये इसका हल है, ठीक है। ये आप लिखेंगे और ये भी आप गुणनखंड करके देखेंगे इसके। जब एग्जामिनर को जब ऐसे लिखते हैं ना साइड में, तो उसको पता रहता है और अच्छे नंबर मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये हमारी वीडियो सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले के जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 1 क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का, उसके लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको भी देखें और अपनी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करें, क्योंकि इसी चैनल पर हम आपके लिए बोर्ड में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं, उनके लिए भी हम इसी चैनल पर हम तैयारी कराएंगे। जैसे ही ये चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम्पल विद एक्सरसाइज, हम तुरंत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, अपने बड़े भाई हो या छोटे भाई हो जो भी क्लास 10th के अंदर हैं, उन सभी को बताइए कि रस्टी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बोर्ड की हिंदी मीडियम की क्लासेस चल रही हैं, क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ्स की और बोर्ड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने रहने देंगे, थैंक यू।